आज के इस क्लास में 10वीं वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए मैथ ज्योमेट्री जो 6.1 और 6.2 चैप्टर से रिलेटेड है। इसके पहले वीडियो में आपको जानकारी दी गई थी सिमिलरिटी के बारे में और फिर थेल्स थ्योरम 1 यानी थेल्स का आधारभूत प्रमेय के बारे में हमने बताया था। थेल्स का आधारभूत प्रमेय बताया गया था कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। और थेल्स प्रमेय का विलोम जो होगा वो थेल्स थ्योरम 2 होगा। वह पहला थ्योरम का विलोम होता है जिसमें बताया जाएगा कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर होती है। उसके बारे में भी बताया जाएगा। लेकिन आज जो आपको बताया जा रहा है वह एक एक्सियोम है। उस एक्सियोम पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आपके सामने होंगे जिसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वह एक्सियोम टेंथ क्लास के लिए एक्सियोम 1 के रूप में जाना जा रहा है। इसके पहले हमने जो समरूपता के बारे में बताया था कि कोई भी दो आकृतियां सदृश्य हो सकती है तब वह समरूप हो जाएगी, लेकिन सदृश्य भी हो और माप भी बराबर हो तब वह सर्वांगसम होता है। दो आकृतियों के माप बराबर हो लेकिन वह सदृश्य ना हो। जैसे एक चतुर्भुज है और यह भी एक चतुर्भुज है। दोनों चतुर्भुज में एंगल एक जैसा नहीं है। यह समानांतर चतुर्भुज यानी इसमें जो एंगल है वो सारे एंगल 90 डिग्री नहीं है, इसमें सारे एंगल 90 डिग्री हैं। माप बराबर भी हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में वह समरूप नहीं हो सकता। तो समरूप होने के लिए आवश्यक क्या है कि सबसे पहले सदृश्य हो, इसके बाद भुजाएं समानुपातिक हो, फिर समान कोणिक भी हो। दो त्रिभुजों के समरूप होने की शर्त है कि दोनों त्रिभुज समान कोणिक हो, यानी दो कोण बराबर हो, तीसरा तो बराबर होना ही है। और फिर भुजाएं समानुपाती हो, समरूप हो जाता है। दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं समान होती है सर्वांगसम हो जाएंगे, लेकिन दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं समान नहीं होती है वो सदृश्य हो सकती है, वे समरूप हो सकते हैं। इस प्रकार अब एक्सियोम की चर्चा मैं करना चाहूंगा। एक्सियोम 1 यानी 10th क्लास के लिए पहला अभिगृहित है उप प्रमेय।
किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक सामने की भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। पहले समझना है और प्रयास करना है इस स्टेटमेंट को याद करने का। किसी त्रिभुज में कोण तीन ही है, तीनों में से किसी एक कोण का बाइसेक्टर जो किसी कोण को दो समान भागों में बांट देता है, यानी समद्विभाजक, तो इसको समद्विभाजित कर दिया, यानी ये दोनों कोण बराबर हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें ए का समद्विभाजक कौन है तो एडी। एडी एक ऐसा रेखाखंड है जो यहां एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। हम फिर एक दूसरा ट्रायंगल देखते हैं। इसमें एंगल बी को बीडी बाइसेक्ट कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। फिर हम एक तीसरा ट्रायंगल देखते हैं। यह एंगल सी को सीडी बाइसेक्ट कर रहा है। ये सी, ये ए, ये बी, यहां डी। यहां ए डी एंगल ए का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर ही हमेशा लिखना है, जानना है। बाइसेक्टर का अर्थ समद्विभाजक होता है। ए डी एंगल ए का बाइसेक्टर है। एंगल ए को ए डी दो समान भागों में बांटता है। यहां बी डी एंगल बी को एंगल बी का बाइसेक्टर है। फिर इसमें सी डी एंगल सी का बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का तात्पर्य समद्विभाजक। समद्विभाजक मतलब दो समान भागों में बांटने वाला रेखाखंड। रेखाखंड कभी कोण को दो समान भागों में बांट रहा है तो कोण समद्विभाजक है, और कभी किसी रेखा को दो समान भागों में बांट रहा है तो भुजा समद्विभाजक है, रेखा समद्विभाजक है, रेखाखंड समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक का मतलब सम बराबर, द्वि दो, भाजक बांटने वाला। तो दो समान भागों में बांटने वाला को समद्विभाजक करे, और हमेशा समद्विभाजक को बाइसेक्टर कहना है। अंग्रेजी में उसको क्या कहेंगे? बाइसेक्टर। तो एंगल ए को एडी बाइसेक्ट कर रहा है, यहां एंगल बी को बीडी बाइसेक्ट कर रहा है, यहां एंगल सी को सीडी बाइसेक्ट कर रहा है। जब इस तरह बाइसेक्ट करता है तो जो एक्सियम एक है उसका कहना क्या है?
तो उसका कहना यही है कि AD यदि A को बाइसेक्ट करता हो, यानी AD जो है वो A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो BD बटे CD बराबर AB बटे AC, BD बटे CD बराबर AB बटे AC। इसमें क्या दिख रहा है? इसमें दिख रहा है कि जो एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, इसमें कौन सा एंगल दो समान भागों में बट रहा है? तो एंगल A दो समान भागों में बट रहा है। A बट रहा है तो A के सामने की भुजा क्या है? BC। A के सामने की भुजा BC, और BC का दो टुकड़ा क्या है? एक BD और एक CD। तो इसको कहते हैं सामने की भुजा का समद्विभाजक। तो ये BD और CD हुआ। और A किससे बना था? किन दो भुजाओं से एंगल A का निर्माण हुआ? तो एंगल A बना है एक AB से और एक AC से। यही दो भुजा मिलकर A को बनाया। किसी भी कोण को बनाने वाली कितनी भुजाएं होंगी? दो भुजा। तो एक भुजा AB है और एक भुजा AC है। ये दोनों मिलकर A को बनाया, इसलिए यहां AB बटे, ये एंगल जिन भुजाओं से मिलकर बना है वो हुआ AB बटे AC। और ये BD बटे DC मतलब A के सामने की भुजा को ये रेखाखंड AD जिसको बाइसेक्टर करे, AD क्या है? A का बाइसेक्टर है। तो AD बाइसेक्ट करता है BD और CD, दो टुकड़ा कर रहा है इसको। एक BD हुआ और एक CD हुआ। तो BD बटे CD बराबर AB बटे AC। अब इसको हम यदि लिख दें CD ऊपर और BD नीचे, तो इसको लिखना पड़ेगा AC ऊपर AB नीचे। इधर से हम BD बटे CD किए तो इधर से ही लेंगे AB बटे AC। यदि हम इधर से लिखते हैं CD बटे BD तो इधर से लेंगे AC बटे AB। अब इसी तरह इसमें देखना है, ये एंगल B है, B का बाइसेक्टर क्या है? BD। BD एंगल B को दो भाग में, एंगल B को यानी कोण B को BD दो भागों में बांट रहे। यहां जो दोनों क्रॉस का चिन्ह दिए वो बताता है कि एंगल B जो था ये दो समान भागों में बट गया। यानी ये 30 डिग्री था तो 15-15 हो गया, 40 था तो 20-20 हो गया, 60 था तो 30-30 हो गया। जितना था आधा आधा हो गया। तो जो आधा आधा किया, कौन किया? BD। वो जहां जाके टच करता है वो भुजा को दो टुकड़ा कर रहा है। तो एक हुआ AD, एक टुकड़ा क्या हो रहा है? AD। तो दूसरा टुकड़ा क्या हो रहा है? CD। अब AD बटे CD। तो इधर से AD के तरफ इस B को बनाने में कौन भुजा काम किया? कौन B को बनाने में एक AB भुजा और एक BC भुजा, एक BC भुजा और एक AC भुजा। इसी से ना B बना। तो यहां होगा AB बटे BC। और फिर जब भी ये ऊपर हो जाए, ऊपर CD बटे AD, तो फिर ये ऊपर BC बटे AB। फिर यहां CD है तो CD बाइसेक्ट करता है यहां, तो यहां लिखेंगे फिर इसी तरह AD बटे BD। तो इधर से AC बटे BC। यदि उल्टा हो जाए, BD ऊपर AD नीचे, तो BC ऊपर AC नीचे। हम यहां से देखेंगे BD किधर है? इधर है। इधर वाला ऊपर, इधर वाला नीचे। तो फिर इधर वाला यानी C बना है किस से? BC से। और C बना है किस से? AC से। तो जब हम इधर BD को ऊपर लिखे थे तो हम बराबर के बाद BC को ऊपर लिखेंगे, क्योंकि BD के साइड में BC है।
और जब हम एडी लिखेंगे नीचे तब एसी लिखेंगे बराबर के बाद फिर नीचे। यही समानुपातिक कहलाता है। समानुपातिक का मतलब है इसी को बोलते हैं संगत भुजा। तो संगत बीडी के संगत क्या है? बीडी के संगत बीसी है, बीडी के संगत, और एडी के संगत एसी है। अब हम इसको लैंग्वेज में कैसे बनाएंगे? तो किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक सामने की भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। यही एक्सियोम है। अब हम एक्सियोम पर जाते हैं। अब हम एक्सियोम लिखते हैं जो याद रखने की जरूरत है। किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक सामने की भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। अब इसमें दो थ्योरम की बात आएगी। एक आएगा किसी त्रिभुज के अंतः कोण समद्विभाजक और एक आएगा किसी त्रिभुज के बाह्य कोण समद्विभाजक। तो यहां हम एक बार अंतः कोण की चर्चा करते हैं कि अंतः कोण समद्विभाजक सामने की भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। और फिर जब हम दूसरा लिखने लगेंगे तो उसमें खाली बाह्य लिखेंगे। किसी त्रिभुज के बाह्य कोण समद्विभाजक सामने की भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। हम यहां अंतः या बाह्य नहीं लिखेंगे तब हमारा एक्सियोम ठीक है। हम किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक सामने की भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। तो पहले ये आना चाहिए, ये पहले लिख लेना है। अब ये दो तरह के होंगे, तब ये बनेगा एक्सियोम 1A और फिर दूसरा बनेगा एक्सियोम 1B। ए में क्या लिखाएगा? तो किसी त्रिभुज के अंतः कोण समद्विभाजक सामने की भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। और इसमें हो जाएगा किसी त्रिभुज के बाह्य कोण समद्विभाजक बाकी सब वही, सामने की भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। किसी त्रिभुज के अंतः कोण समद्विभाजक सामने की भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। इसी तरह इसमें भी लिख लेना है। अब हम याद करने तो मात्र इसको याद करने की जरूरत है
किसी त्रिभुज के कौन समद्विभाजक सामने की भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है, यही याद रखना है। यह अंतः कोण के लिए भी होगा और फिर बाह्य कोण के लिए भी होगा। अंतः कोण के लिए जो था उसको हम प्रूव करते हैं, फिर बाह्य कोण के लिए प्रूव करेंगे। दोनों एक साथ प्रूव करते हैं। यह ए बी सी अंतः कोण ए है और इसका समद्विभाजक एडी है। लेट एंगल ए का अंतः समद्विभाजक एडी है। टू प्रूव दैट BD by CD is equal to AB by AC। जब बाह्य कोण समद्विभाजक की बात होगी, ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, यहां बाह्य कोण ये हो गया, ये अंतः कोण था, इधर बाह्य कोण है। अब इसका समद्विभाजक BC को बढ़ाने पर यहां D पर मिलता है। ये बाह्य कोण समद्विभाजक है, यहां अंतः कोण समद्विभाजक है। लेट एंगल ए का बाह्य समद्विभाजक AD है। टू प्रूव दैट, प्रूव तो दोनों में एक ही चीज करना है। अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन देंगे, रचना, इसको बढ़ाए और यहां से मिलाए। अब यहां हम M लिखते हैं, AM को बढ़ाया, ये AB को M तक बढ़ाया और M से C को मिलाया इस तरह कि ये दोनों पैरेलल हो जाए, यानी AB को, या हम सीधे लिख सकते हैं CM पैरेलल AD। CM पैरेलल AD खींचा और AM को मिलाया, AM को मिलाया। इसमें क्या है, वही काम, CM पैरेलल AD, यहां भी हम CM पैरेलल AD किया। यहां का कंस्ट्रक्शन CM पैरेलल AD। तो AM को मिला यदि नहीं लिखें तो ये दोनों के लिए हो जाएगा CM पैरेलल AD, यहां भी हुआ CM पैरेलल AD, यहां भी हो गया। अब हम प्रूफ करते हैं, यहां से प्रूफ करते हैं। चूंकि AD पैरेलल है CM का, पैरेलल होने के कारण BAD इज इक्वल टू, यह वाला एंगल इसके बराबर होगा AMC। यहां वाला एंगल जो गोल कर रहे हैं, ये एंगल यहां गोल कर रहे हैं, इसके बराबर होगा। फिर यहां देखना BAD का है, BAD
और AMC, AMC और फिर BAD। तो यहां हम ऐसे दिखा सकते हैं इसको, ये दोनों जब पैरेलल है तो ये संगत दिखाना है, तो यहां हो जाएगा DAX, DAX इज इक्वल टू CMA यानी AMC, AMC यानी यहां वाला कोण यहां वाले कोण के बराबर। इसको लिखते हैं संगत कोण, संगत कोण है। फिर यहां लिखते हैं वही संगत कोण है। अब जो संगत कोण नहीं समझता होगा उसके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि 9th क्लास में संगत कोण समझना था, आप 10th में हो। संगत के बारे में बताता हूं थोड़ा सा। ये दो रेखाएं पैरेलल है, ये तिरछी रेखा उसको काटती है, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, फिर ये वाला कोण इसके बराबर होगा, फिर ये वाला कोण इसके बराबर होगा, फिर ये कोण इसके बराबर होगा। ये सब जो पेयर ऑफ एंगल है ये संगत कोण है, यानी ये वृत्त वाला और ये वृत्त वाला, ये दोनों संगत कोण होगा, बराबर होगा। फिर ये त्रिभुज वाला दोनों आपस में संगत कोण होगा, बराबर होगा। फिर ये बड़ा वृत्त वाला, ये बड़ा वृत्त वाला, दोनों आपस में संगत कोण होंगे और बराबर होगा। फिर ये टिक लगा हुआ, दोनों संगत कोण होगा और बराबर। संगत कोण का पेयर है, जोड़ा है। और फिर एकांतर कोण भी ऐसे, इधर से यहां जो कोण बनता है इसको एकांतर कोण कहते हैं, यहां जो कोण बनता है ये दोनों एकांतर कोण कहते हैं। इसका उपयोग इसमें हो रहा है। अब संगत कोण है, फिर हम यहां देखते हैं, एक साथ हम दोनों लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा खास ध्यान रखने की जरूरत है। अब दूसरी बात है, फिर CAD, यहां है CAD, ये CAD और ये दोनों बराबर होगा। ये CAD और ACM, ये कोण तो एकांतर कोण, इंटरसेक्ट एंगल, एकांतर कोण है, बराबर होगा। यहां एकांतर कोण कहां है, यहां है, ये कोण फिर ये कोण एकांतर कोण है। इसमें लिख सकते हैं DAC और फिर ACM, एकांतर कोण है। अब देखना है कि चूंकि BAD बराबर है CAD का, BAD अंतः समद्विभाजक है, यानी AD एंगल A को बराबर भाग में बांट रहा है। तुमने दोनों क्रॉस दिए थे तो ये दोनों पहले से बराबर है, यानी ये गिवन दिया हुआ है कि दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों का लेफ्ट बराबर है तो ये दोनों का राइट भी बराबर होगा। इसलिए एंगल AMC इज इक्वल टू ACM, यहां देखते हैं। उसी तरह यहां DAC और DAX, ये DAC और DAX दोनों बराबर है, चूंकि दोनों क्रॉस लगा हुआ था, वो बाह्य समद्विभाजक था। चूंकि DAC बराबर DAX, इसलिए AMC बराबर ACM। अब ऐसा करने से क्या हो रहा है, AMC कहां है, AMC ये कौन, ACM,
तो इस त्रिभुज में ये दोनों कोण बराबर है तो भुजा बराबर, तो एएमसी, एम के सामने कौन भुजा है? एसी, और सी के सामने कौन भुजा है? एएम, तो एसी बराबर एएम। उसी तरह जरा इसमें देखना है, एएमसी कहां है? एएमसी, एएमसी यहां है, और एसीएम, एसीएम यहां है। तो ये दोनों जब बराबर हुआ तो एसी बराबर एएम। जो यहां लिखा रहा है वही यहां लिखा रहा है, खाली दो जगह है, कंफ्यूज नहीं होना है, धैर्य रखना है, सब समझ में आ जाएगा। दिक्कत बुझाएगा, एक को देखना, एगो नहीं देखना, दोनों एक ही बार बता रहे हैं, कम समझ में आने लगेगा तो एक ही को देख लेना, एगो छोड़ देना देखने, एगो समझ गया दूसरा भी समझ जाएगा। तो AC इज इक्वल टू जब AM हो गया, AC इज इक्वल टू AM हो चुका है, अब हम इसको लिखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब थेल्स प्रमेय कहता है, थेल्स प्रमेय से कि समानांतर हो, AD समानांतर है CM का, AD समानांतर है किसी त्रिभुज की एक भुजा के सामने खींची गई रेखा समानांतर है, तो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो हम लिख सकते हैं यहां ये रेखा बांट रही है, ये दोनों समद्विभाजक है, इसलिए BD बटे CD बराबर AB बटे AM, फिर BD बटे CD बराबर AB बटे AM, AM के बदले AC है, AM के बदले AC है, प्रूव हो गया। यही तो प्रूव करना था, इसमें भी वही प्रूव है। ये अंतः कोण और फिर ये बाह्य कोण, समद्विभाजक की जानकारी दिया गया। अब जो आगे इसमें और 6.2 में एक चीज जानने की जरूरत है, वह है थेल्स प्रमेय का रेसिप्रोकल यानी विलोम, उसकी चर्चा आगे की जाएगी। आज हमने एक्सियोम 1A और 1B, एक अंतः कोण के लिए और एक बाह्य कोण के लिए, किसी त्रिभुज का कौन समद्विभाजक सामने की भुजा को शेष दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है, इसको अच्छा से याद करना है। अब एक चीज और जानना चाहिए, इसमें एक त्रिभुज है, ये A, यहां B, यहां C, ये एक लाइन है, पैरेलल है, इसका नाम है D। तो जब D पैरेलल हो जाएगा BC का, D पैरेलल हो जाएगा BC का, तो थेल्स प्रमेय के अनुसार AD बटे BD, AD बटे बराबर AE बटे EC। ये तो जानना एकदम अनिवार्य है। अब इसमें AD का मान दिया हुआ रहे, BD का मान दिया हुआ रहे, AE का मान दिया हुआ रहे, EC का मान पूछे तो इस तरह बैठा के सॉल्व कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। मान लिया जाए इसका मान दिया हुआ है 5, इसका मान दिया हुआ है 3, इसका मान दिया हुआ है 4, इसका मान पूछता है क्या होगा? x। तो 5/3 तुरंत करेंगे, 5/3 इज इक्वल टू 4/x, 5/3 तो 4/x। लिखने में सावधानी, इधर से हम 5/3 किए, इधर से x/4 नहीं कर देंगे, उल्टा नहीं करेंगे। यदि हम इधर से 3/5 किए तब इधर से हम x/4 करेंगे। अब ये 5x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/5, 2.5, 2.4, 5 to 2.4 आंसर। इस तरह का कुछ क्वेश्चन आएगा।
अब मैं एक रूल तो यहां दिया कि यदि समानांतर हो तो ये होगा। अब इससे और आगे जानना कि AD BD हुआ और फिर ये AE EC हुआ, इसमें एक जोड़ते हैं, इसमें भी एक जोड़ते हैं, दोनों में एक जोड़ दिए, जोड़ बराबर दोनों तरफ जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है। यहां BD हो गया, यहां AD प्लस BD, फिर यहां EC, तो AE प्लस EC। अब BD प्लस AD प्लस BD, AD प्लस, तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, डायरेक्ट दोनों मिला के क्या हो जाएगा, AB अपॉन BD। फिर इधर से उसी तरह दोनों AE और EC जुड़ जाएगा, AC अपॉन EC। तो एक यहां, दूसरा यहां, यह याद रखना चाहिए। कब? जब BC के समानांतर यानी किसी भुजा के समानांतर कोई दूसरी भुजा दी हुई हो, यानी ये बाइसेक्ट, ये क्या करता है, शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट रहा है। अब हम इसको अपोजिट कर सकते हैं, BD ऊपर AB नीचे, तो फिर EC ऊपर AC नीचे, उससे भी आएगा। इस प्रकार 6.2 बनाया जा सकता है। 6.2 बनाने में जो थेल्स प्रमेय का विलोम है, अब उसको मैं एक दिन प्रूव कर दूंगा, लेकिन 6.2 बनाने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। डिडक्शन है, थ्योरम और एक्सियम पर आधारित जो सारे ज्योमेट्री के प्रश्न होते हैं वो डिडक्शन कहलाते हैं। ज्योमेट्री में अच्छी तरह डिडक्शन यदि आप बनाने सीख गए तो ज्योमेट्री ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज्योमेट्री थोड़ा हार्ड होता है, तो ज्योमेट्री हार्ड होता नहीं, सबसे हल्का है, ज्यादा हल्का, ज्यादा हल्का। बहुत सारी चीजें बहुत हल्की होती है तो वो भारी महसूस होने लगता है। सिर्फ अंतर यही है कि हम थ्योरम और एक्सियम को जाने समझें। जब तक हम थ्योरम, जैसे अभी हम एक नंबर थ्योरम दे दिए, एक नंबर थ्योरम याद कर लेना है, उसको प्रूव कर लेना है, फिर दूसरा थ्योरम देंगे, उसको याद करना है, प्रूव करना है। यदि किसी प्रकार का थ्योरम या अभी हमने एक्सियम दिया, किसी स्टूडेंट को लगे कि ठीक से समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं फिर से इसको और इजी बनाकर देना चाहूंगा। अभी ये बहुत इजी था, लेकिन हमने दोनों को एक साथ कंबाइंड करके दिखाना चाहा, अंतः और बाय को। हो सकता है कॉम्प्लेक्स हो गया हो, लेकिन कॉम्प्लेक्स होने की कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल है। आप इसको ठीक से देखकर समझ सकते हैं, 6.2 बना सकते हैं। जहां नहीं बनेगा, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप व्हाट्सएप के माध्यम से या और जो भी माध्यम आपको समझ में आए, विशेषकर व्हाट्सएप के माध्यम से आप क्वेश्चन नंबर और एक्सरसाइज लिखकर भेजेंगे, आपको उस प्रश्न का सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद।